कहानी की शुरुआत लिंडा नाम की एक अजीब महिला से होती है जो प्रेस्टन कॉर्पोरेशन के प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट में काम करती है। पुराने सीईओ ने उसे प्रमोशन देने का वादा किया था, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका बेटा ब्रैडली कंपनी संभालने लगा और उसने सीईओ की पोजीशन अपने दोस्त डोनोवन को दे दी। लिंडा इसका विरोध करती है, मगर ब्रैडली उसकी बात नहीं सुनता और उसकी पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग का मजाक उड़ाता है। काम के अलावा लिंडा सर्वाइवल शोज की बहुत बड़ी फैन थी। उसने कभी सर्वाइवर शो के लिए ऑडिशन भी दिया था और घर पर अपने पेट बर्ड स्वीटी के साथ रहती थी। कुछ समय बाद कंपनी की एक बड़ी मर्जर डील के लिए ब्रैडली, डोनोवन, लिंडा और बाकी एग्जीक्यूटिव्स प्राइवेट प्लेन से बैंकॉक के लिए निकलते हैं। डील की पूरी रिपोर्ट लिंडा ने तैयार की थी, इसीलिए ब्रैडली को मजबूरी में उसे इस ट्रिप पर साथ लाना पड़ा। प्लेन के अंदर लिंडा चुपचाप लैपटॉप खोलकर डॉक्यूमेंट्स पर काम करने लगती है। दूसरी तरफ ब्रैडली और उसके दोस्त शराब पीते हुए हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इसी दौरान डोनोवन को लिंडा का पुराना सर्वाइवर ऑडिशन वीडियो मिल जाता है। वह बिना पूछे वीडियो को प्लेन की बड़ी स्क्रीन पर चला देता है। वीडियो में लिंडा कैमरा के सामने समझा रही होती है कि जंगल में फंसने पर आग कैसे जलाई जाए, पानी कैसे जमा किया जाए और बिना मॉडर्न टूल्स के खाना कैसे ढूंढा जाए। लिंडा कैमरा के सामने थोड़ी नर्वस दिखाई देती है। डोनोवन उसकी आवाज और एक्सप्रेशंस की नकल करने लगता है। प्लेन में बैठे बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। ये सब देखकर लिंडा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। वह अपने लैपटॉप पर खुली उस इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स को देखती है। इसी रिपोर्ट के लिए ब्रैडली उसे अपने साथ इस ट्रिप पर लाया था। लिंडा कुछ सेकंड सोचती है और गुस्से में आकर पूरी फाइल डिलीट कर देती है। अभी प्लेन में हंसी मजाक चल ही रहा होता है कि अचानक एयरक्राफ्ट जोर जोर से हिलने लगता है। पायलट वार्निंग देता है कि वे खराब मौसम में प्रवेश कर चुके हैं और सभी लोग अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। शुरुआत में इसे सामान्य टर्बुलेंस समझा जाता है, मगर कुछ ही सेकंड में झटके बहुत तेज हो जाते हैं। कैबिन में सामान उछलने लगता है, बाहर बिजली चमकती है और प्लेन के एक इंजन में जोरदार धमाका होता है। आग की लपटें निकलने लगती हैं और एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे जाने लगता है। अगले ही पल कैबिन का एक हिस्सा प्रेशर की वजह से टूट जाता है। डोनोवन अपनी जान बचाने के लिए लिंडा की सीट की तरफ बढ़ता है। लिंडा शुरुआत में उसकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन डोनोवन उसके ऊपर चढ़कर उसे सीट से खींचने लगता है। लिंडा विरोध करती है तो वह दोनों हाथों से उसका गला दबा देता है। इसी दौरान पीछे से उड़ता हुआ एक दूसरा आदमी डोनोवन की टांग पकड़ लेता है। अब दोनों लोग लिंडा के सहारे प्लेन के अंदर टिके हुए थे। डोनोवन बाहर जाने के डर से लिंडा का गला और जोर से दबाता है। सांस रुकती देखकर वह पास पड़ा फोर्क उठाती है और पूरी ताकत से उसके हाथ में घोंप देती है। उसकी पकड़ छूटते ही डोनोवन और उसकी टांग पकड़े हुआ दूसरा आदमी प्लेन के टूटे हुए हिस्से से बाहर चले जाते हैं। डोनोवन पूरी तरह नीचे नहीं गिरता, उसके शरीर का एक हिस्सा बाहर लटकती केबल में फंस जाता है। तेज हवा के कारण उसका चेहरा बार बार प्लेन की खिड़की से टकराता है। लिंडा कुछ सेकंड तक इस खौफनाक मंजर को देखती है, फिर वह खिड़की का पर्दा नीचे कर देती है। कुछ ही पलों बाद एयरक्राफ्ट समुद्र की लहरों से टकराता है। जोरदार टक्कर के साथ कैबिन में पानी भरने लगता है और लिंडा बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है, प्लेन तेजी से डूब रहा होता है। लिंडा अपनी सीट बेल्ट खोलती है और प्लेन के टूटे हुए हिस्से की तरफ तैरने लगती है। पानी का प्रेशर लगातार बढ़ रहा था, लेकिन वह किसी तरह एयरक्राफ्ट से बाहर निकल जाती है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थीं। लिंडा पानी में तैरते मलबे का एक टुकड़ा पकड़ लेती है और उसी के सहारे खुद को डूबने से बचाती है। अगली सुबह उसकी आंख एक सुनसान आइलैंड के किनारे खुलती है। वह रेत पर पड़ी जोर जोर से सांस ले रही थी। वह उठकर आसपास नजर दौड़ाती है। सामने घना जंगल था और दूसरी तरफ दूर तक फैला समुद्र। किसी इंसान, घर या बोट का कोई निशान दिखाई नहीं देता। लिंडा बीच के किनारे चलते हुए दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढने लगती है। कुछ दूरी पर उसे रेत में एक आदमी बेहोश पड़ा दिखाई देता है। पास जाकर वह देखती है कि यह ब्रैडली है। उसकी एक टांग बुरी तरह घायल थी, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। प्लेन में मौजूद लोगों में से फिलहाल सिर्फ वही दोनों जिंदा बचे थे। लिंडा उसे घसीटकर पानी से दूर ले जाती है। आसपास से लकड़ियां, बड़ी पत्तियां और बेलें इकट्ठी करके उसके लिए एक छोटा शेल्टर तैयार करती हैं। इसके बाद वह बारिश का पानी जमा करने का इंतजाम करती है और सूखी लकड़ियां बचाकर रखती है ताकि रात में आग जलाई जा सके। कुछ समय बाद ब्रैडली को होश आता है। वह दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश करता है, मगर घायल टांग उसका वजन नहीं संभाल पाती। लिंडा उसे बताती है कि प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया है और अभी तक उसे किसी दूसरे जिंदा व्यक्ति का पता नहीं चला। इसके बाद सूखी लकड़ियां रगड़कर आग जलाती हैं और समुद्र से पकड़ी हुई मछली को पकाने लगती है। कुछ देर बाद लिंडा पकी हुई मछली ब्रैडली को देती है। मछली में नमक या मसाला नहीं था,
ब्रैडली उसे देखकर ऐसे मुंह बनाता है जैसे उसे खाना नहीं बल्कि कोई सजा दी जा रही हो। लिंडा कहती है कि फिलहाल उनके पास यही है। भूख के कारण उसे मजबूरी में वही मछली खानी पड़ती है। दूसरी तरफ लिंडा इस माहौल में काफी सहज दिखाई देती है। उसे पता था कि खाना कहाँ से मिलेगा, पानी कैसे जमा करना है और आग को पूरी रात कैसे जलाए रखना है। कुछ ही दिनों में वह कैंप को बेहतर बना देती है। ब्रैडली की टांग अभी भी खराब थी, इसलिए वह ज्यादातर शेल्टर में लेटा रहता और लिंडा से पानी या खाना मांगता रहता था। एक दिन उसकी नजर बीच पर जाती है। वहां कोई SOS सिग्नल या हेल्प का निशान नहीं था। वह लिंडा से पूछता है कि उसने रेस्क्यू के लिए अब तक कोई बड़ी आग क्यों नहीं जलाई, उसने रेत पर ऐसा निशान क्यों नहीं बनाया जो आसमान या समुद्र से दिखाई दे सके। लिंडा बताती है कि वह पिछले कई दिनों से शेल्टर तैयार करने, खाना लाने और उसकी घायल टांग संभालने में लगी हुई थी। ब्रैडली फिर भी नाराज हो जाता है। बात बढ़ने पर वह लिंडा को याद दिलाता है कि कंपनी में वह अब भी उसका बॉस है और उसे उसकी बात सुननी होगी। लिंडा कुछ नहीं कहती। वह पानी का बर्तन नीचे रखती है, अपना बैग और जरूरी सामान उठाती है और जंगल की तरफ चली जाती है। ब्रैडली पीछे से उसे वापस आने के लिए कहता है, मगर वह पलट कर नहीं देखती। रात तक उसका पानी खत्म हो जाता है। दूसरा दिन खत्म होते होते ब्रैडली डिहाइड्रेशन के कारण लगभग बेहोश हो जाता है। 2 दिन बाद लिंडा वापस आती है। उसके हाथ में पानी और शिकार के लिए तैयार किया हुआ एक भाला था। वह ब्रैडली के मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी डालती है। वह पूरी बॉटल पकड़कर एक साथ पीना चाहता है, मगर लिंडा उसे ऐसा नहीं करने देती। कुछ देर बाद उसकी हालत संभलती है। अगले दिन लिंडा जंगली सुअर का शिकार करने की तैयारी करती है। उसके हाथ में लंबा भाला देखकर ब्रैडली पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। लिंडा बताती है कि सिर्फ मछलियों से ज्यादा दिन काम नहीं चलेगा। उन्हें नहीं पता कि रेस्क्यू कब आएगा, इसलिए ज्यादा खाने का इंतजाम करना जरूरी है। वह जानवर के पैरों के निशान देखते हुए जंगल के अंदर जाती है। कुछ देर बाद उसे झाड़ियों के पास एक बड़ा जंगली सुअर दिखाई देता है। लिंडा धीरे धीरे उसके करीब पहुंचती है, मगर सुअर उसकी आहट सुन लेता है। वह पलटकर पूरी ताकत से उस पर हमला करता है और टक्कर मारकर उसे हवा में उछाल देता है। वह जमीन पर गिरती है। सुअर दोबारा उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन बीच में गिरा हुआ पेड़ आ जाता है और लिंडा को संभलने का मौका मिल जाता है। वह पेड़ के पीछे से निकलकर अपना भाला सुअर के शरीर में घोंप देती है। जानवर घायल जरूर होता है, मगर रुकता नहीं। वह भाले को मोड़कर तोड़ देता है और फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लिंडा उसके वार से बचते हुए भाले का टूटा हुआ नुकीला हिस्सा उठा लेती है। सुअर जैसे ही दोबारा पास आता है, वह पूरी ताकत से नुकीली लकड़ी उसकी आंख में घोंप देती है। जानवर कुछ देर जमीन पर तड़पता है और फिर शांत हो जाता है। शाम को लिंडा खून से लथपथ हालत में कैंप पर लौटती है। उसके हाथ में सुअर का कटा हुआ सिर था। ब्रैडली खून से सने सुअर के सिर को देखकर कुछ नहीं बोल पाता। दोनों आग पर उसका मांस पकाते हैं और कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाते हैं। अगले दिन लिंडा को जंगल के अंदर साफ पानी का एक झरना मिलता है। कई दिनों से ठीक से न नहाने के कारण वह अपने कपड़े उतारकर पानी के नीचे खड़ी हो जाती है। इसी दौरान उसे समुद्र की तरफ से इंजन की आवाज सुनाई देती है। लिंडा तुरंत झाड़ियों के बीच से बाहर निकलती है और दूर समुद्र में एक बोट देखती है। वह मदद के लिए हाथ उठाने वाली होती है, मगर कुछ सेकंड बाद रुक जाती है। वह चुपचाप पेड़ों के पीछे छिप जाती है और बोट को आइलैंड के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हुए देखती रहती है। कुछ समय बाद वह कैंप वापस आती है। ब्रैडली उससे पूछता है कि वह इतनी देर कहाँ थी। लिंडा केवल इतना कहती है कि उसे साफ पानी का एक सोर्स मिला है। वह बोट के बारे में कुछ नहीं बताती। ब्रैडली दोबारा रेस्क्यू की बात शुरू करता है। वह लिंडा से एक राफ्ट बनाने के लिए कहता है ताकि वे समुद्र में कुछ दूरी तक जाकर किसी पासिंग बोट का ध्यान खींच सकें। लिंडा कहती है कि उनके पास ऐसी राफ्ट बनाने का सामान नहीं है जो खुले समुद्र की बड़ी लहरों को सह सके। दोनों के बीच फिर बहस होती है। ब्रैडली को अब पूरा शक था कि लिंडा जानबूझकर आइलैंड से निकलने के हर रास्ते को रोक रही है। वह फैसला करता है कि अब वह लिंडा से अलग रहेगा, बीच के दूसरे हिस्से में अपना कैंप बनाएगा और खुद राफ्ट तैयार करेगा। जाते जाते वह गुस्से में लिंडा को नौकरी से निकालने की धमकी देता है। लिंडा उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है। ब्रैडली बीच के दूसरे हिस्से में अपना कैंप बनाने लगता है, लेकिन उसकी बनाई झोपड़ी पहली हवा में गिर जाती है। घंटों कोशिश के बाद भी उससे आग नहीं जलती और पानी जमा करने का इंतजाम भी काम नहीं करता। भूख से परेशान होकर वह एक बड़ा कीड़ा खाने की कोशिश करता है, मगर तुरंत उल्टी कर देता है। आखिरकार हार कर वह लिंडा के पास लौटता है और उससे माफी मांगता है।
लिंडा कुछ देर उसे वहीं बैठाए रखती है, फिर खाने का बर्तन उसकी तरफ बढ़ा देती है और उसे दोबारा कैंप में रहने देती है। अब ब्रैडली बिना बहस किए उसकी बात सुनने लगता है। एक दिन लिंडा की नजर समुद्र के किनारे नहा रहे ब्रैडली पर पड़ती है। वह कुछ पल उसे देखती है और ब्रैडली के पलटने से पहले वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद लिंडा उसे आइलैंड के ऊंचे हिस्से पर लेकर जाती है। वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत संकरा था और एक तरफ गहरी खाई थी। रास्ते में वह कुछ लाल बेरीज दिखाती है। लिंडा उनका रस अपनी स्किन पर लगाती है और कुछ ही देर में वहां लाल निशान उभर आते हैं। वह बताती है कि ये बेरीज जहरीली है और ज्यादा मात्रा शरीर को सुन्न कर सकती है। थोड़ी दूरी पर दो बड़ी चट्टानें एक्स जैसा आकार बना रही थीं। लिंडा उसे चेतावनी देती है कि इन चट्टानों के आगे नहीं जाना चाहिए। उसके मुताबिक दूसरी तरफ कमजोर जमीन, कांटेदार बेलें और जहरीले पौधे मौजूद थे। इसी बीच लिंडा के नीचे की मिट्टी टूट जाती है। वह फिसलकर खाई में गिरने लगती है, लेकिन आखिरी समय पर ब्रैडली उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी घायल टांग में दोबारा दर्द होने लगता है। इसके बावजूद वह जमीन पर लेटकर पूरी ताकत से लिंडा को ऊपर खींच लेता है। कैंप में लौटने के बाद लिंडा आग पर कच्चे केले पकाती है। उसने आइलैंड पर मिलने वाले फलों से हल्की वाइन भी तैयार कर ली थी। रात में दोनों आग के पास बैठकर वाइन पीते हैं। कुछ समय बाद पहली बार वे ऑफिस और सर्वाइवल से अलग अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। ब्रैडली अपनी फियांसे जूरी के बारे में बताता है। दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन उनके बीच भी कई परेशानियां थीं। वह लिंडा से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। लिंडा कुछ देर चुप रहती है, फिर बताती है कि उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा शराब पीता था। वह नशे में कार लेकर निकला और एक्सीडेंट में मारा गया। ब्रैडली उसकी बात सुनकर कहता है कि एक्सीडेंट का जिम्मेदार उसका हस्बैंड खुद था। अगली सुबह आइलैंड पर भयानक तूफान आ जाता है। तेज हवा उनके शेल्टर को तोड़ने लगती है और पेड़ जमीन पर गिरने लगते हैं। एक बड़ा पेड़ ब्रैडली की तरफ गिरता है, मगर लिंडा समय रहते उसे खींचकर बचा लेती है। इसके बाद तेज हवा में ब्रैडली उसका हाथ पकड़कर उसे बीच के पास बनी गुफा तक पहुंचाता है। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड लगातार बढ़ रही थी। गीले कपड़ों में रहना खतरनाक था, इसलिए उन्हें अपने कपड़े उतारकर आग के पास बैठना पड़ता है। रात में दोनों एक दूसरे की बॉडी हीट से खुद को गर्म रखते हैं। अगली सुबह लिंडा की आंख खुलती है, मगर ब्रैडली गुफा में मौजूद नहीं होता। वह उसे ढूंढते हुए जंगल में जाती है। वहां ब्रैडली चुपके से कुछ लकड़ियां आपस में जोड़ रहा था। लिंडा के आते ही वह लकड़ियों को पत्तों से ढक देता है और कहता है कि वह नए कैंप के लिए सामान तैयार कर रहा था। तूफान पुराने शेल्टर को पूरी तरह तबाह कर चुका था, इसलिए दोनों थोड़ी ऊंचाई पर नया कैंप बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद ब्रैडली कहता है कि आज रात का खाना वह बनाएगा। वह लिंडा का शुक्रिया अदा करना चाहता था, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई और उसे आइलैंड पर जिंदा रहना सिखाया। वह मांस और फलों की मदद से खाना तैयार करता है। लिंडा पहला निवाला खाती है और उसकी तारीफ करती है। कुछ ही देर बाद उसके हाथ कांपने लगते हैं। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। ब्रैडली उसकी मदद नहीं करता। वह उन्हीं लकड़ियों को बाहर निकालता है जिन्हें कुछ दिन पहले लिंडा से छिपाया था। नए कैंप का सामान बताकर उसने उनसे चुपके से एक राफ्ट तैयार की थी। वह लिंडा की सप्लाईज उठाता है और राफ्ट को पानी की तरफ खींचने लगता है। जमीन पर पड़ी लिंडा उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर पॉइजन के कारण उसका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा था। ब्रैडली ने उसके खाने में वही जहरीली बेरीज मिला दी थी। वह राफ्ट पर बैठकर समुद्र की तरफ निकल जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि उसका प्लान सफल हो गया है। कुछ ही दूरी पर एक बड़ी लहर राफ्ट से टकराती है। कमजोर बेलें टूट जाती हैं और सारी लकड़ियां अलग हो जाती हैं। ब्रैडली पानी में गिरकर तैरने की कोशिश करता है, मगर लहरें उसे बार बार नीचे खींचने लगती हैं। लिंडा किसी तरह उठती है और लड़खड़ाते हुए समुद्र तक पहुंचती है। वह पानी में उतरकर ब्रैडली को बाहर खींच लाती है। उसकी सांस नहीं चल रही थी। लिंडा उसे सीपीआर देती है और कुछ कोशिशों के बाद उसके मुंह से पानी बाहर निकलता है। होश में आते ही ब्रैडली माफी मांगने लगता है। लिंडा कोई जवाब नहीं देती और उसके चेहरे के ऊपर उल्टी कर देती है। कुछ समय बाद लिंडा उसे खाने के लिए सी फूड देती है। ब्रैडली बहुत भूखा था, इसलिए बिना सवाल किए खाना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में उसके होंठ सुन्न होने लगते हैं, फिर हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। वह सब कुछ देख और सुन सकता था, लेकिन शरीर का कोई हिस्सा हिला नहीं पा रहा था। लिंडा बताती है कि खाने में ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का टॉक्सिन था। इसकी थोड़ी मात्रा इंसान को कुछ समय के लिए पूरी तरह पैरालाइज कर सकती है। वह आग में एक धारदार नाइफ गर्म करती है और ब्रैडली की पैंट्स काटने लगती है। ब्रैडली को लगता है कि लिंडा उसके शरीर का कोई हिस्सा काटने वाली है। वह चीखना चाहता है, मगर आवाज नहीं निकलती। लिंडा गर्म नाइफ नीचे ले जाती है और अगले ही पल ब्रैडली के शरीर पर खून फैल जाता है। कुछ सेकंड बाद वह एक कटा हुआ चूहा उठाकर उसके सामने रख देती है। उसने ब्रैडली को कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई थी, वह केवल उसे डराना चाहती थी। लिंडा उसके पास बैठकर कहती है
कि अगली बार उसने भागने या उसे मारने की कोशिश की तो वह केवल चूहा काट कर नहीं रुकेगी। इसके बाद ब्रैडली बिना बहस किए कैंप का हर काम करने लगता है। एक दिन लिंडा अकेली जंगल में फल इकट्ठे कर रही होती है। अचानक उसे दोबारा समुद्र से इंजन की आवाज सुनाई देती है। वह पेड़ों के बीच से निकलकर बीच की तरफ जाती है। वहां एक छोटी बोट आइलैंड के करीब आ रही थी। बोट में ब्रैडली की फियांसे जूरी और एक कैप्टन मौजूद थे। ऑफिशियल रेस्क्यू ऑपरेशन काफी पहले बंद हो चुका था, लेकिन जूरी ने ब्रैडली को ढूंढना नहीं छोड़ा। उसने खुद बोट हायर की और आसपास के आइलैंड्स पर उसकी तलाश कर रही थी। इस बार दोनों लिंडा को देख लेते हैं। जूरी बोट से उतरकर उसके पास आती है और तुरंत ब्रैडली के बारे में पूछती है। लिंडा कुछ पल चुप रहती है, फिर बताती है कि वह जिंदा है और आइलैंड के दूसरे हिस्से में कैंप पर मौजूद है। जूरी राहत की सांस लेती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने दिनों बाद आखिरकार ब्रैडली मिल गया है। लिंडा पूछती है कि उनके साथ और कौन आया है। जूरी बताती है कि केवल वही और कैप्टन उसे ढूंढने निकले हैं। उनके पीछे कोई दूसरी सर्च टीम नहीं आ रही। लिंडा कहती है कि वह दोनों को एक छोटे रास्ते से कैंप तक ले जाएगी। तीनों जंगल के अंदर चलने लगते हैं। रास्ते में जूरी लगातार ब्रैडली की हालत के बारे में पूछती रहती है। कुछ देर बाद वे उसी कमजोर क्लिफ के पास पहुंचते हैं जहां से लिंडा पहले गिरते गिरते बची थी। लिंडा जूते का फीता बांधने का बहाना करके पीछे रुक जाती है। जूरी और कैप्टन पतले रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जूरी कमजोर हिस्से पर पैर रखती है, जमीन टूट जाती है। वह नीचे गिरती है, मगर आखिरी समय पर चट्टान का किनारा पकड़ लेती है। कैप्टन जमीन पर लेटकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। जूरी डर के मारे लिंडा से मदद मांगती रहती है। लिंडा कुछ सेकंड तक दोनों को देखती है, फिर वह पास पड़ा भारी पत्थर उठाती है और कैप्टन के सिर पर मार देती है। उसकी पकड़ छूटते ही जूरी उसके साथ नीचे खाई में गिर जाती है। इसके बाद लिंडा दोनों के शव छिपाकर अकेली कैंप लौट आती है। ब्रैडली उससे पूछता है कि वह इतनी देर कहाँ थी। लिंडा कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह आराम करना चाहती है। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाती। कभी उसे जूरी की आवाज सुनाई देती है और कभी लगता है कि कोई शेल्टर के बाहर खड़ा है। अगले दिन ब्रैडली उसे शिकार पर चलने के लिए कहता है, मगर लिंडा मना कर देती है। वह नाइफ उसे देकर अकेले जंगल में भेज देती है। ब्रैडली एक छोटे जंगली सुअर का पीछा करते हुए बीच के दूसरे हिस्से में पहुंचता है। जानवर रेत के अंदर कुछ खोद रहा था। वह पास जाकर देखता है कि रेत से एक इंसानी हाथ बाहर निकला हुआ है। हाथ की उंगली में जूरी की एंगेजमेंट रिंग थी। ब्रैडली जमीन खोदता है और जूरी का शव देखकर पीछे हट जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि वह उसे ढूंढते हुए आइलैंड पर आई थी और लिंडा ने यह बात उससे छिपाई। वह रिंग उठाकर कैंप की तरफ दौड़ता है। लिंडा उसे गुस्से में आते देख तुरंत खड़ी हो जाती है। ब्रैडली अंगूठी उसके सामने फेंक कर पूछता है कि जूरी के साथ क्या हुआ। लिंडा कहती है कि जूरी और कैप्टन क्लिफ से नीचे गिर गए थे। उसने ब्रैडली को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह पहले ही घायल था। ब्रैडली को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। उसे लिंडा के हस्बैंड वाली कहानी भी याद आ जाती है। वह नाइफ निकालता है। लिंडा तुरंत जंगल की तरफ भागती है और ब्रैडली उसके पीछे दौड़ पड़ता है। लिंडा एक पेड़ के पीछे अपने जूते छोड़ देती है और उनके लेसेस निकाल लेती है। ब्रैडली को जूते दिखाई देते हैं। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचता है, लिंडा पीछे से उसके गले में लेस डालकर पूरी ताकत से खींचती है। वह सांस लेने के लिए संघर्ष करता है। फिर लिंडा के बाल पकड़कर उसे अपने ऊपर से नीचे गिरा देता है। दोनों जमीन पर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। लिंडा उसके हाथ पर दांतों से काटती है और ब्रैडली उसका सिर पकड़कर जमीन पर मारता है। उसका सिर पीछे खींचकर उसकी एक आंख पर हमला कर देता है। लिंडा दर्द से चीखती है और उसकी आंख से खून निकलने लगता है। इसी दौरान उसका हाथ नाइफ तक पहुंच जाता है। वह नाइफ उठाकर ब्रैडली के पेट में घोंप देती है। ब्रैडली उसे धक्का देकर पीछे हटता है और घायल हालत में वहां से भाग जाता है। वह उन्हीं एक्स शेप्ड चट्टानों की तरफ पहुंचता है जहां जाने से लिंडा ने उसे मना किया था। कांटेदार झाड़ियों और पत्थरों के बीच से निकलते ही जंगल अचानक खत्म हो जाता है। उसके सामने एक आलीशान प्राइवेट विला था। बाहर साफ स्विमिंग पूल, बिजली और सिक्योरिटी कैमरास मौजूद थे। ब्रैडली दरवाजे तक पहुंचकर मदद के लिए आवाज लगाता है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। वह दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। विला की लाइट्स और एयर कंडीशनिंग काम कर रही थी। ब्रैडली फ्रिज खोलता है। अंदर पानी, एक्सपेंसिव ड्रिंक्स, फ्रेश फ्रूट्स और पैक्ड फूड रखा था। वह पानी की बोतल उठाकर तेजी से पीने लगता है। फिर उसकी नजर किचन में रखे उन्हीं फूड्स और टूल्स पर पड़ती है जिन्हें लिंडा जंगल से लाने की बात कहती थी। अचानक स्पीकर से लिंडा की आवाज सुनाई देती है। वह बताती है कि झरने के पास दिखाई देने वाली पहली बोट इसी विला में सप्लाईज छोड़ने आई थी। लिंडा ने वर्कर्स का पीछा करके डोर पासकोड देख लिया और उनके जाने के बाद अंदर घुस गई। खाना, नाइफ और बाकी सामान जिसे वह जंगल से मिलने की बात कहती थी, असल में इसी विला से आता था।
ब्रैडली को इस जगह से दूर रखने के लिए उसने एक्स शेप्ड रॉक्स के आगे जहरीला इलाका होने की झूठी कहानी बनाई थी। ब्रैडली पूछता है कि विला और यहाँ आने वाली रेगुलर सप्लाईज के बारे में पता होने के बावजूद उसने मदद लेने की कोशिश क्यों नहीं की। लिंडा जवाब देती है कि वह आइलैंड छोड़ना ही नहीं चाहती थी। बाहर की दुनिया में कोई उसकी बात नहीं सुनता था। ऑफिस में उसकी मेहनत का क्रेडिट दूसरे लोग ले जाते थे। यहाँ ब्रैडली की जिंदगी पूरी तरह उसी के हाथों में थी, इसलिए उसने पहली बोट को सिग्नल नहीं दिया। बाद में जूरी और कैप्टन को भी ब्रैडली तक पहुंचने से रोक दिया। कुछ देर बाद लिंडा विला के अंदर आती है। उसकी घायल आंख से खून निकल रहा था और हाथ में शॉटगन थी। ब्रैडली उसे देखकर पीछे हटता है, फिर अचानक रोने और माफी मांगने लगता है। वह कहता है कि अब उसे कंपनी, सिटी या पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना। पिछले दिनों में वह लिंडा के करीब आ चुका है और सच में उससे प्यार करने लगा है। लिंडा उसकी बातें सुनती रहती है। ब्रैडली धीरे धीरे उसके करीब आता है। उसके पीछे दीवार पर सजावट के लिए एक मेटल बुल लगा था जिसका एक सींग गायब था। लिंडा की नजर ब्रैडली के पीछे छिपे उसी नुकीले सींग पर पड़ती है। ब्रैडली अचानक आगे बढ़कर लिंडा को धक्का देता है और उसके हाथ से शॉटगन छीन लेता है। अब गन उसके हाथ में थी। वह लिंडा पर शॉटगन तानकर हंसता है। ब्रैडली ट्रिगर दबाता है। सिर्फ खाली क्लिक की आवाज आती है। शॉटगन खाली थी। वह घबराकर दोबारा ट्रिगर दबाता है, मगर गन फिर भी नहीं चलती। लिंडा पास पड़ी भारी गोल्फ क्लब उठाकर उसके सिर पर वार करती है। ब्रैडली नीचे गिर जाता है। ब्रैडली वहीं शांत पड़ जाता है। इसके बाद कहानी सीधे 1 साल आगे बढ़ती है। अब लिंडा प्लेन क्रैश की अकेली सर्वाइवर के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। लोगों को बताया गया था कि प्लेन क्रैश के बाद वह कई हफ्तों तक सुनसान आइलैंड पर अकेली जिंदा रही और बाद में समुद्र में एक राफ्ट पर मिली। इंटरव्यू के बाद लिंडा स्वीटी को साथ लेकर अपनी कन्वर्टेबल कार में निकल जाती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।